दोपहर के वक्त पेट में मरोड़ सा उठने लगा। मैं दरवाजे की सलाखों को झंझोड़ते हुए आचर और मीरा को आवाजें देने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद मीरा दरवाजे के सामने नमूदार हुआ। इसके हाथ में रिवॉल्वर था। क्यों चीख रहे हो, माँ मर गई है क्या? वो मेरी तरफ देखते हुए गुर्राया। माँ तो बहुत अरसा पहले मर गई थी, इस वक्त तो मेरे पेट में मरोड़ उठ रहा है। मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर निकालो। मैंने कहा, पागल हुआ है क्या, या हमारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम्हें बाहर निकाले? मीरा ने घूरते हुए कहा, वो खुरा है ना? इसने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। जो कुछ करना है वहीं पर करो, समझे? वो मजीद कुछ सुने बगैर वापस चला गया। मैं दरवाजे के करीब खड़ा रहा, फिर मुड़ कर खुरे की तरफ देखा और आखिरकार मुझे वो खुरा ही इस्तेमाल करना पड़ा। बाद में ढेर सारा पानी बहा देने के बावजूद बू से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। उस रोज़ दोपहर और रात को भी मुझे खाने को कुछ नहीं दिया गया। वो रात भी मेरे लिए खासी अजियतनाक साबित हुई। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की लहरें उठती रहीं और मैं रात भर बेचैन रहा। सुबह खुली तो कमरे में रोशनदान से आने वाली धूप चमक रही थी। दरवाजे के करीब ही एक चिंगीर रखी हुई थी जिसमें कहवे का मग्गा और एक रोटी थी। मेरा ख्याल है वो लोग दरवाज़ा खोले बगैर मेरा ये नाश्ता यहाँ रख गए थे। दूसरी चिंगीर और मग्गा भी कमरे में ही पड़े हुए थे। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया। मैं अगरचे बेखबर सो रहा था, लेकिन वो कमरे में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सके थे। मैंने उठकर मुँह हाथ धोया और चिंगीर उठाकर अपनी जगह आ गया। कहवा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। नाश्ता करने के बाद मैंने दोनों चिंगीरें और दोनों मग्गे दरवाजे की सलाखों से निकाल कर बाहर रख दिए और खुद भी दरवाजे के करीब ही बैठ गया। कभी इन दोनों में से किसी की आवाज़ सुनाई दी जाती, लेकिन इस तरफ कोई नहीं आया था। चिंगीरे और मग्गे भी सारा दिन वहीं पड़े रहे। शाम से ज़रा पहले मुझे खाने के लिए सिर्फ एक रोटी दी गई। मोटी मोटी ये रोटियां गालबन आचर ही पकाता था। सालन वगैरह का शायद यहाँ कोई तस्वुर भी नहीं था। मुझे इस कोठरी में कैद हुए 3-4 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों के दौरान इन दोनों में से कोई भी कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। एक तजुर्बा हो जाने के बाद वो लोग किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं थे और इन 3 दिनों में मेरी अपनी हालत बहुत अबतर हो चुकी थी। मुझे अपने आप से घिन आने लगी। वो चौथे दिन की शाम थी। खाने में मुझे हस्बे मामूल वही एक नमकीन रोटी दी गई। मैं इस वक्त कमरे की तारीकी में दीवार के साथ टेक लगाए बैठा मच्छरों को मारने की कोशिश में अपने आप को तमाचे मार रहा था कि कंपाउंड में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनकर चौंका। गाड़ी का इंजन एक मरतबा खुल्ला कर बंद हो गया। 2-3 आदमियों के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई देती रही। वो लोग सिंधी जुबान में बातें कर रहे थे। कोई लफ्ज़ मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा ख्याल था कि ये इनका तीसरा साथी था जो उस रोज़ मुझे यहाँ छोड़कर वापस चला गया था। आधे घंटे बाद रहदरी में रोशनी दिखाई दी जो लम्हा ब लम्हा वाज़ेह होती गई। कदमों की आवाज़ से मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि वो 2 से ज़्यादा आदमी थे। सिर्फ 1 मिनट बाद वो दरवाजे के सामने पहुँच गए। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो 3 थे, आचर, मीरा और तीसरा नया चेहरा था। मीरा के एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे में लालटेन थी। आचर की राइफल इसके कांधे पर लटकी हुई थी। इसके एक हाथ में कीलिंग थी, तीसरे के हाथ में क्लाशनकोफ थी। मेरा ख्याल था वो लोग मुझे इस कोठरी से बाहर निकालेंगे। मीरा ने चाबी वाला हाथ आगे बढ़ाया ही था, लेकिन तीसरे आदमी ने इसे रोक दिया। वो गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। इसका हुलिया भी इन्हीं जैसा था और आंखों में भी सुर्खी थी। वो दरवाजे के सामने खड़े अपनी जुबान में बातें करते रहे। मैं इनकी गुफ्तगू का मतलब तो नहीं समझ सका, लेकिन बातों से तीसरे आदमी का नाम मालूम हो गया था। वो मुकद्दम था। कुछ देर बाद वो लोग वापस चले गए। मेरे सर में इस वक्त बड़ी शिद्दत का दर्द हो रहा था। मैंने दोनों बाजू घुटनों पर रखे और इन पर सर टिका कर ऊँगने लगा। मुझे नहीं मालूम कब दरवाज़ा खुला और कब वो लोग अंदर आए, मगर मेरे पहलू में लगने वाली वो ठोकर बड़ी ज़ोरदार थी। मैं बिलबिलाता हुआ उलट गया। संभलने से पहले ही एक और ठोकर पड़ी। इसके साथ ही आचर की गुर्राती हुई आवाज़ सुनाई दी, चलो उठो, मगर ख्याल रखना अब कोई बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो इस राइफल की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। इसकी राइफल का रुख मेरी तरफ था। मुझे ठोकर भी इसी ने मारी थी। आचर, मैंने उठते हुए दांत कुचकुचाए, तुम अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हो। मुझे किसी न किसी वक्त मौका ज़रूर मिलेगा और फिर मैं एक एक चोट का बदला लूंगा। दिमाग तो देखो हरामी का। आचर ने एक और ठोकर मारी। मार खा रहा है और धमकियां भी देता जा रहा है। मौका मिलते ही मैं इन धमकियों पर अमल भी करूंगा, मैंने जवाब दिया। मुकद्दम और मीरा ने भी मुझे अपने हथियारों की जद में ले रखा था। लालटेन दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी। वो तीनों मुझे राइफलों की जद पर कमरे से बाहर ले आए। मीरा ने लालटेन उठा ली। आचर मुझे बार बार ठोकरें मार रहा था। शायद कोई नफसियाती गिरा थी। इसे निहत्थे और बेबस लोगों पर हाथ उठाने का शौक था और मैं
दावे से कह सकता था अगर वो मेरे हाथ लग गया तो 2-4 हाथ खाने के बाद ही कदमों पर गिरकर जिंदगी की भीख मांगने लगेगा। वो लोग मुझे कंपाउंड में ले आए। दूसरे कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा था कि दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। कंपाउंड में बगैर हेड वाली एक जीप खड़ी थी। इसके पिछले हिस्से में आमने सामने 2 लंबी सीटें थी। इन सीटों और ड्राइविंग सीट के दरमियान ऊपर एक पाइप लगा हुआ था जिसमें सर्च लाइट की तरह की 2 लालटेनें नस्ब थीं। इस पाइप से 2 पाइप पीछे की तरफ तिरछे लगे हुए थे। मुझे पीछे वाली सीट पर बिठा दिया गया। मेरे दाएं हाथ में हथकड़ी लगा दी गई। हथकड़ी का दूसरा हिस्सा पाइप से लगा दिया गया था। हथकड़ी की चाबी आंचल ने अपनी जेब में डाल ली। मीरा मेरे सामने वाली सीट पर जरा हटकर बैठ गया। इसने लालटेन बुझाकर करीब ही एक शिकस्ता दीवार पर रख दी थी। मुकद्दम ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और आंचल पैसेंजर सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और जीप इमारत के कंपाउंड से निकलकर वीराने में दौड़ने लगी थी। जीप के हेडलैम्प्स की रोशनी में सामने तहद्दे निगाह रेत ही रेत नजर आ रही थी। ये रेत सख्त थी और कहीं कहीं झाड़ियां भी दिखाई दे रही थी। मीरा रिवॉल्वर संभाले बहुत मोहतात अंदाज में बैठा हुआ था। हथकड़ी लगने के बाद मैं अगरचे बेबस हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी तरफ से किसी किस्म का खतरा महसूस कर रहे थे। हमारा सफर तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान सिर्फ 2 मरतबा बहुत दूर कुछ रोशनियां टिमटिमाती दिखाई दी थी। वो यकीनन कोई छोटी बस्तियां थीं, मगर हमारी जीप इनसे दूर ही से निकल गई थी। छोटी झाड़ियों की जगह अब रास्ते की दोनों तरफ कीकर के झाड़ नजर आ रहे थे जो बतदरीज गुंजान होते चले गए। ये कीकर का जंगल था। रास्ता दरख्तों में बल खाता हुआ जा रहा था। जीप की रफ्तार भी कम हो गई थी। आखिरकार कीकर का ये जंगल ख़त्म हो गया। इससे आगे ज़राई इलाका था। सड़क के दोनों तरफ खेत थे, मगर ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि इन खेतों में फसलें कौन सी थीं। अलबत्ता ये बात ज़रूर थी कि इन खेतों की वजह से फ़िज़ा में कुछ खनकी सी आ गई थी जो बड़ी भली लग रही थी। इन्हीं खेतों में काफ़ी दूर एक मदम सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी और हमारी जीप का रुख इसी तरफ था। तकरीबन 10 मिनट बाद जीप एक कच्चे मकान के सामने रुक गई। यहाँ पहले से सुरमई रंग की एक शानदार पेजैरो खड़ी थी। इस मकान के अतराफ में दरख्तों की बहुतायत थी। जीप रुकी तो किसी तरफ से भैंस के डकराने की आवाज़ सुनाई दी। मुकद्दम ने अभी इंजन बंद नहीं किया था कि 2 आदमी दाएं बाएं दरख्तों से निकलकर सामने आ गए। इन दोनों के हाथों में क्लाशनकोफ राइफलें थीं। इनके हुलिये भी आचर और मीरा से मुख्तलिफ नहीं थे। मुकद्दम ने इंजन बंद करके हेडलैम्प्स भी बुझा दिए और वो तीनों नीचे उतर आए। रईस कब्बू कहाँ है? मुकद्दम ने इन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। रईस अंदर बैठा है, तुम्हारे इस्तकबाल के लिए यहाँ तो खड़ा नहीं होगा। इनमें से एक ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। कैदी का ख्याल रखना। मुकद्दम ने मेरी तरफ इशारा करते हुए इस आदमी से कहा, मैं रईस से बात करके आता हूँ, तुम यहीं रुक जाओ, मैं पहले रईस को खबर तो करूँ। इस शख्स ने मुकद्दम को आगे बढ़ने से रोक दिया और ख़ुद मकान के दरवाजे में दाखिल हो गया। मकान के दरवाजे पर बल्ब जल रहा था। इसकी रोशनी हमें दूर से दिखाई दी थी। मैंने मुकद्दम की तरफ देखा। इस शख्स के रवैये से इसके चेहरे के तासुरात बिगड़ गए थे। वो हुजल सा होकर आचर और मीरा से बातें करने लगा। इसकी हरकत देखकर न जाने क्यों मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और मैं इधर उधर देखने लगा। मकान के दाएं तरफ शायद मवेशियों का बाड़ा था। भैंस के डकराने की आवाज़ भी इसी तरफ से आई थी और हवा के साथ गोबर की नागवार बू भी आ रही थी। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये किसी सिंधी वडेरे का डेरा है। बजारों जैसी शानदार और कीमती गाड़ियाँ इन्हीं वडेरों और जागीरदारों के पास ज़्यादा नजर आती हैं। ये लोग गरीब किसानों का खून चूस चूस कर जिस तरह दौलत समेटते हैं, इसके बारे में सभी जानते हैं। कड़ाके की सर्दी और गर्मियों की चिलचिलाती धूप में ज़मीन का सीना चीर कर अनाज पैदा करने वाले किसान और हारी तो नान छबीना तक को मोहताज रहते हैं और ये वडेरे और जागीरदार ऐश करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया गया था? इस सवाल के साथ मेरे जहन में ख्याल उभरा। सिंध में वडेरों की प्राइवेट जेलों के चर्चे आम थे। यहाँ हारियों से दिन भर खेतियों में बेगाल ली जाती थी और शाम होते ही इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। गुलामों की तरह मजदूरों की खरीदो फरोख्त होती थी। मुझे जैसे हट्टे कट्टे और नौजवान मुख्तलिफ इलाकों से अगवा करके लाए जाते और यहाँ इनसे गुलामों जैसा सलूक ही किया जाता था और इनकी निजात मिलने के बाद ही होती थी। और मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे भी तो इसलिए यहाँ नहीं लाया गया कि रईस कब्बू से मेरे पैसे खरे कर लिए जाएं। वो आदमी तकरीबन 5 मिनट बाद बाहर आया। इसने आचर वगैरह को इशारा किया तो तीनों अंदर चले गए। इसके तकरीबन 10 मिनट बाद आचर मकान से बाहर आया। इसने दोनों आदमियों से कुछ कहा जिन्होंने मुझे राइफलों की जद पर ले लिया और आचल ने मेरी हथकड़ी खोल दी। मकान के इस कमरे में दाखिल होते ही मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि खेतों में वाकई इस कच्चे मकान का कमरा अंदर से इतना शानदार होगा। दबीज कालीन, एक तरफ किंग साइड डबल बेड जिस पर हल्के
नीले रंग की सिल्की चादर बिछी हुई थी। इसके सामने आरामदेह और कीमती सोफे, कोने में सफ़ेद फर्मिका की खूबसूरत अलमारी, इसके साथ ड्रेसिंग टेबल और एक तरफ खूबसूरत ट्रॉली पर रंगीन टीवी और निचले हिस्से में VCR रखा हुआ था। दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में औरतों की उरिया और नीम उरिया तस्वीरें आवीज़ा थी। बहुत शानदार कमरा था, हर चीज़ शानदार थी और इनमें सबसे ज़्यादा शानदार चीज़ थी जो एक सोफ़े पर नज़र आ रही थी। इसे देखकर भारतीय अदाकारा माधुरी का तस्वुर जहन में उभर आया, मगर वो माधुरी से ज़्यादा हसीन थी और सोफ़े पर इसके बैठने का अंदाज इससे भी ज़्यादा हसीन था। इसने गुलाबी रंग का शब ख्वाबी का लिबास पहन रखा था। एक घुटना बिछा हुआ सा था और दूसरा उठा हुआ। लिबास ज़रा सा सिरका हुआ था और इसके अंदर कुछ गुलाबियाँ सी झलक रही थी। वो नाखूनों पर पालिश कर रही थी। इसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर दूसरा घुटना भी नीचे कर लिया। दूसरे सोफे पर रईस कब्बू खान बैठा हुआ था। वो 6 फीट कद का मालिक गोरा चिट्टा आदमी था। क्लीन शेव लगता था, थोड़ी देर पहले ही शेव किया हो। इसने ग्रे रंग का सफारी सूट पहन रखा था। वो गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर आचर की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुलिया बना रखा है, इसका मारा पीटा था क्या? इसने भागने की कोशिश की थी रईस। आंचल ने जवाब दिया, मीरा पर हमला कर दिया था। अगर मैं न बचाता तो ये इसका गला घोंट देता। थोड़ी बहुत सजा तो देनी ही पड़ी थी रईस। बड़ा गजबनाक है ये छोकरा। कोई मानी शानी भी दिया है या भूखा रखा हुआ है? रईस कब्बू ने पूछा। शाम को मानी दिया था रईस, आंचल ने जवाब दिया। रोशन, रईस कब्बू ने एक आदमी की तरफ देखा। जी साईं। इसने फौरन ही रईस के सामने हाथ जोड़ दिए। इसको गुसल खाना दिखाओ और जमाल का कपड़ों का एक जोड़ा भी दे दो। मेरा ख्याल है इसकी पैंट इसे पूरी आ जाएगी, रईस कब्बू ने कहा और आंचल वगैरह की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग बाहर जाकर बैठो, 1 घंटे बाद यहाँ से रवाना हो जाना है तुम्हें। जी साईं। आंचल वगैरह ने भी हाथ जोड़ दिए और उल्टे कदमों चलते हुए कमरे से बाहर निकल गए। रोशन ने राइफल से मुझे इशारा किया। कमरे से बाहर निकलते हुए मैंने एक बार फिर सोफे पर बैठी हुई इस क़यामत की तरफ देखा। ये मकान अंदर से खासा बड़ा था। 3-4 कुशादा कमरे थे। रोशन मुझे जिस कमरे में लेकर आया था वो भी पहले कमरे से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। अलबत्ता इसकी दीवारों पर बरहना तस्वीरें नज़र नहीं आ रही थी। इस कमरे में दाखिल होने से पहले रोशन ने आवाज़ देकर अपने दूसरे साथी को भी बुला लिया था। वो मुझे राइफल की जद पर लिए खड़ा रहा और रोशन अलमारी खोलकर इसमें टंगे हुए कपड़े टटोलने लगा। इसने नीले रंग की एक पैंट और इसी रंग की टी-शर्ट निकाल कर मेरी तरफ उछाल दी। गालिबन यही कपड़े सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शुदा थे। वो मुझे कमरे से निकाल कर मकान के अकबी सहन में ले आए, जहाँ एक तरफ गुसल खाना सा बना हुआ था। रोशन ने बत्ती जला दी और मुझे इशारा किया। मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी हालत देखकर दूसरों को भी कराहत महसूस होती होगी और शायद इसलिए रईस कब्बू ने मुझे नहाने और कपड़े बदलने का हुक्म दिया था। मुझे भी कई रोज़ बाद नहाने का मौका मिला था और मैंने गुसल खाने में रखा हुआ पूरा ड्रम खाली कर दिया। वो मुझे एक और कमरे में ले आए। ये कमरा ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था और इसमें खालिस देहाती किस्म का खूबसूरत फर्नीचर आरास्ता था। मैं एक कुर्सी पर बैठने लगा तो रोशन चीख कर बोला, नीचे बैठो, नवाब का बच्चा कुर्सी पर बैठता है। मैं कालीन पर बैठ गया। रोशन के इशारे पर दूसरा आदमी बाहर चला गया और रोशन राइफल ताने दरवाजे पर खड़ा रहा। चंद मिनट बाद वो आदमी मेरे लिए खाना लेकर आ गया। भुनी हुई मुर्गी का बचा गुजा सालन था और 2.5 रोटियां थी। बहरहाल मैंने इस खाने के साथ पूरा इंसाफ किया। खाने के बाद मुझे गर्मा गर्म चाय भी पिलाई गई। एक लम्हे को मेरे जहन में यहाँ से भागने का ख्याल भी आया था। अगर मैं ज़रा सी जहानत से काम लेता तो मेरी कोशिश कामयाब भी हो सकती थी, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी मेरे सामने था। ये इनका इलाका था। शिकारी कुत्तों की तरह मेरा पीछा करेंगे और या तो मुझे गोलियों से छलनी कर देंगे या मैं दोबारा पकड़ा जाऊँगा। मैंने भागने का ख्याल जहन से निकाल दिया। वैसे भी इनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मुझे कहीं और भेजा जाने वाला था। इस कमरे की एक दीवार पर कॉरेंस क्लॉक भी लगा हुआ था, जिसकी सुइयां 12:30 का वक्त बता रही थी। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये कौन सा इलाका है, लेकिन क़राइन बता रहे थे कि रात का बकाया हिस्सा भी सफ़र करते हुए ही गुजरेगा। 1:30 बजे के करीब मुझे मकान से बाहर ले आएगा। रईस कब्बू इन लोगों के साथ जीप के करीब खड़ा था और इसके साथ इस क़यामत को देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। जीन्स की हल्के नीले रंग की पैंट और सफ़ेद ओपन शर्ट में वो क़यामत ही लग रही थी। कमीज़ के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वो होश उड़ा देने वाला मंजर देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इस वक्त इसने भी गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा था और मैंने महसूस किया था कि इसके होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरा ख्याल था कि वो रईस कब्बू के साथ पजारों में जाएगी, लेकिन जब वो जीप की पैसेंजर सीट पर
बैठी तो मेरे दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। गोया ये भी वहीं जा रही थी जहाँ मुझे ले जाया जा रहा था। मुझे एक बार फिर हथकड़ी लगा दी गई। स्टीयरिंग मुकद्दम ने संभाल लिया था और आचर और मीरा मेरे सामने वाली सीट पर बैठे थे। मीरा जरा साइड में था और आचर मेरे बिल्कुल सामने बैठा था। तुम लोग कौन सा रास्ता पकड़ोगे? रईस कब्बू ने मुकद्दम से पूछा। नगर पारकर वाला वडेरा साईं, मुकद्दम ने जवाब दिया। सुलेमान शाह भी तो रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा होगा। इसे साल लेकर हम घाटियों की तरफ निकल जाएंगे। घाटियों की तरफ मत जाना, सुई गांव का रुख भी मत करना। दलदली इलाके के साथ साथ सफर करते हुए कदियाला की तरफ निकल जाओ, वो रास्ता ज्यादा महफूज है, रईस कब्बू ने कहा। जी साईं, मुकद्दम ने जवाब दिया। जीप हरकत में आ गई और रात की तारीकी और वीराने में हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया। कच्चे रास्तों से निकलकर हम पुख्ता सड़क पर आ गए। ये सड़क वीराबाद से होती नगर पारकर की तरफ चली गई थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग मुझे सरहद पार ले जाना चाहते हैं। मैंने अभी तक इनमें से किसी से ये नहीं पूछा था कि ये लोग मुझे इस तरह अगवा करके सरहद पार क्यों ले जा रहे हैं। मैंने अपने आप को वक़्त के धारे पर छोड़ दिया था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद सामने ऊँगती हुई सी कुछ रोशनियाँ दिखाई देने लगी। वो नगर पारकर नाम का छोटा सा शहर था, लेकिन जीप इस तरफ जाने के बजाय पुख्ता सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर उतर गई और शहर के दूर ही से होती हुई दूसरी तरफ निकल गई। तकरीबन 15 मिनट मजीद चलने के बाद मुकद्दम ने जीप रोक दी। 2 मरतबा हेडलैम्प से सिग्नल देकर बुझाया गया। चंद सेकंड्स बाद ही एक आदमी झाड़ियों से निकलकर जीप के करीब आ गया। वो सुलेमान शाह था, जो न जाने कब से यहाँ खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था। इसके बैठते ही जीप हरकत में आ गई। इस मरतबा मुकद्दम ने हेडलैम्प्स नहीं जलाए थे और रास्ता भी तब्दील कर लिया था। सूरत हाल क्या है? मुकद्दम ने पीछे मुड़कर सुलेमान शाह से पूछा, जो मेरे साथ बैठा हुआ था। सब ठीक है, रफ्तार बढ़ा दो, सुलेमान शाह ने जवाब दिया। मुकद्दम ने जीप की रफ्तार बढ़ा दी। सख्त और जमी हुई रेत थी। रास्ता बहरहाल नाहमवार था, जिससे जीप उछल रही थी और जोरदार झटके लग रहे थे। मैंने हथकड़ी वाले हाथ से पाइप को भी मजबूती से पकड़ रखा था। थोड़ा फासला तय करने के बाद छोटे छोटे टीले शुरू हो गए। तारीकी में बहुत दूर पहाड़ियों के तारीक से होले भी दिखाई दे रहे थे। जीप इन टीलों के गिर्द चकराती दौड़ती रही और फिर एक ऐसी जगह रुक गई। इस वक्त 4 बज रहे थे। सुलेमान शाह छलांग लगाकर पिछली सीट से उतरा और ड्राइविंग साइड पर मुकद्दम के करीब जा खड़ा हुआ। इसके इशारे पर मुकद्दम ने इंजन बंद कर दिया और दोनों किसी किस्म की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगे। 10 मिनट गुजर गए। हर तरफ वीराना और सन्नाटा था। कहीं से कोई मामूली सी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी और फिर घूं घूं की आवाज़ सुनकर मैं भी चौंक गया। वो किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ थी और गालिबन जीप थी। ऐसे इलाकों में 4 व्हील ड्राइव जीप ही चल सकती थी। आवाज़ लम्हा बलम्हा वाज़े होती जा रही थी और फिर यूं लगा जैसे वो गाड़ी हमारे सामने वाले टीले की तरफ से गुजरी हो। सुलेमान शाह इस गाड़ी की आवाज़ करीब आने से पहले ही टीले पर चला गया था और फिर गाड़ी की आवाज़ रफ्ता रफ्ता दूर होती चली गई। सुलेमान शाह दौड़ता हुआ टीले से उतरा। निकल जाओ, वो हाथ हिलाते हुए बोला। इस वक्त रास्ता बिल्कुल साफ है। जीप को जितनी तेज चला सकते हो चलाकर निकल जाओ। मुकद्दम ने एक जोरदार झटके से जीप को आगे बढ़ा दिया। सुलेमान शाह वहीं रुक गया और मैं जानता था कि वो 2-3 घंटों में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। जीप टीले के ऊपर से घूमकर तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी। ये रास्ता ज्यादा नाहमवार था। बड़े जबरदस्त झटके लग रहे थे। मैं 2 मरतबा अपनी सीट से गिरा था। तकरीबन आधे घंटे तक जीप इसी तरह दौड़ती रही और फिर इसकी रफ्तार कम हो गई। इन सब ने इत्मीनान के सांस लिए थे। रात इख्तिताम पजीर थी। डेंजर जोन से निकल आने के बाद वो सब मुतमईन हो गए थे। रात के इब्तदाई हिस्से में अगरचे मुझे बड़े जोर की नींद आ रही थी, लेकिन अब नींद का कोसों दूर तक नामो निशान तक नहीं था। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे हुए मीरा और आचर बार बार ऊँग रहे थे। इन्हें इस तरह ऊँगते देखकर मेरे जहन में अचानक ये ख्याल उभरा और मैंने इस ख्याल को अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया। मैंने आगे देखा, वो खूबसूरत हसीना मुकद्दम से बातें कर रही थी। मैं किनखियों से मीरा और आचर की तरफ देखने लगा। मीरा अगली सीट की पुश्त से टेक लगाए ऊँग रहा था। आचर सीट पर कदरे पीछे की तरफ झुका हुआ था। इसकी क्लाशनकोफ गोद में थी। एक हाथ क्लाशनकोफ पर था और दूसरे हाथ से कंधे के करीब पाइप को पकड़ रखा था। मेरा एक हाथ पाइप से हथकड़ी में था और दूसरा आज़ाद था। मैंने किनखियों से एक बार फिर सूरत हाल का जायजा लिया और आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करने से पहले मैंने ये बात खास तौर से नोट की थी कि आचर मेरी तरफ देख रहा था। 2 मिनट बाद मैंने एक आंख में जरा सी झुर्री पैदा करके देखा। आचर की आंखें बंद हो चुकी थी। वह ऊँगने लगा था। मैं बहुत मोहतात अंदाज में सीट पर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ खिसकने लगा। मेरा अंदाज ऐसा ही था
जैसे झटके लगने की वजह से सीट पर टिकना मुश्किल हो रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मैं सोच रहा था कि अगर अपने मकसद में कामयाब न हो सका तो ये लोग मुझे इस कदर मार लगाएंगे कि पिछली सारी मारें भूल जाऊंगा। उगने के अंदाज में मेरी गर्दन नीचे झुक गई और जब मैंने हाथ आचर की गर्दन में रखी हुई राइफल की तरफ बढ़ाया तो इसकी आंखें खुल गईं। शायद इसकी छठी हिस्स ने इसे किसी खतरे से खबरदार कर दिया था। मेरा हाथ अपनी राइफल की तरफ बढ़ते देखकर इसने बड़ी फुर्ती से राइफल संभालने और सीधा होने की कोशिश की, लेकिन मैं इससे ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। राइफल हाथ में आते ही मैं बड़ी तेजी से सीट पर सीधा होकर बैठ गया। आचर चीखता हुआ मेरी तरफ झपटा, मगर मेरे पैर की जोरदार ठोकर से वो अपनी सीट पर उलट गया। इसकी चीख की आवाज सुनकर मीरा भी हड़बड़ा कर उठ गया और रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा दिया। मैं इस दौरान राइफल दोनों हाथों में संभाल चुका था। इसका रुख मीरा की तरफ करके मैंने ट्रिगर दबाने में देर नहीं लगाई। बैक वक्त कई गोलियां शोर मचाती हुई मीरा के सीने और पेट में पेवस्त हो गई और वो सीट से उछलकर ऑन द मूव फुटबोर्ड पर गिरा। मुकद्दम ने फौरन ही जीप रोक ली। वो सीट के साथ रखी हुई अपनी राइफल उठाना चाहता था, लेकिन मेरी राइफल से निकलने वाली गोलियों ने इसकी खोपड़ी के परखचे उड़ा दिए। साथ वाली सीट पर बैठी हुई हसीना के मुंह से खौफनाक चीख निकली और वो दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपनी सीट पर औंधी हो गई। मैंने फुर्ती से घूमकर आचर को राइफल की जद पर ले लिया। अपने दो साथियों को गोलियों से छलनी होते देखकर वो खौफ से थर थर कांपने लगा था। आचर, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि तुमसे अपनी चोटों का हिसाब जरूर लूंगा और अब हिसाब का वक्त आ गया। मुझे माफ कर दो साईं। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मेरा बाप, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। वो जैसे ही आगे झुका मैंने इसके मुंह पर जोरदार ठोकर मारी। वो चीखता हुआ दोबारा अपनी सीट पर गिर गया। जेब से हथकड़ी की चाबी निकाल कर इस छोकरी को दो, मैंने कहा और फिर इस हसीना को मुखातिब करते हुए बोला, ओ छोरी, इसे चाबी लेकर जीप से उतरो और इस तरफ आकर मेरी हथकड़ी खोलो। वो लड़की सीधी हो गई। आंचल ने सीट के ऊपर से ही चाबी इसकी तरफ बढ़ा दी। वो नीचे उतर आई और जीप के ऊपर से घूमकर मेरी तरफ आ गई और हथकड़ी में चाबी लगाने की कोशिश करने लगी। इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आंचल को राइफल की जद पर ले रखा था। मुझे डर था कि वो मौके से फायदा उठाने की कोशिश न करे, मगर मेरा अंदेशा बेबुनियाद ही निकला। वो सीट पर बैठा थर थर कांपता और माफी मांगता रहा। हथकड़ी खुलने में 2 मिनट लग गए। मैं उठकर खड़ा हो गया और आचर को जोरदार ठोकर मारते हुए गुर्राया, नीचे उतरो, मुझे माफ कर दो। मैंने इसे कोल ठोकर मारी। मैं जानता हूँ कि जालिम हमेशा बुज़दिल होता है, दूसरों पर जुल्म करते हुए इसे ज़रा भी रहम नहीं आता, मगर जब अपनी बारी आती है तो गिड़गिड़ाने लगता है और रहम की भीख मांगने लगता है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।